नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हमें यूनिट 7 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 7 है, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन है यूनिट आपके 7 में, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराए दे रहा हूँ। हमारी कंप्लीट यूनिट रहेगी आज की क्लास के माध्यम से। एक आपकी और भी यूनिट आपकी बच रही है, एक आपका और भी चैप्टर बच रहा है, जो कि टोटल आपके 8 आपके यूनिट थे। तो ये आज हम 7 यूनिट कंप्लीट करा रहे हैं। कल तक हमारा लास्ट वाला भी चैप्टर आ जाएगा और हिंदी की जो क्लास बची हुई हैं बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो जाएंगी और एक ही वीक के अंदर हम पूरा का पूरा जो है उसकी भी जो है क्लासेस सारी हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोगों के लिए मैं सारी क्लासें लाता हूं, चैप्टर वाइज और मॉडल पेपर को भी सोल्व कराता हूं। इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आपको यदि आप बीए कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट की आपको जो है हमारे चैनल पर तैयारी मिल जाएगी और ऑल सेमेस्टर की आपको कहीं पर भी जो है ना तो बुक लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई सीरीज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई पेड क्लास आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे चैनल पर सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से इसका जो यूनिट जो 7 है इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। एक इसका और भी जो यूनिट बच रहा है यूनिट 8, इसको भी हम कल तक जो है अपलोड कर देंगे, इसकी भी क्लास हमारी आ जाएगी। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय लगाते हैं सीधे आज की जो यूनिट हमारी 7 है इसको हम देखेंगे। यूनिट आपका 7 जो है इसको पहले आप देख लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। यूनिट आपका 7 है, इसमें आपको पढ़ना है कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके कार्य क्या है, इसको जो है इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। फिर इसमें है उच्च न्यायालय क्या है। ठीक है, इसके जो है गठन, इसके कार्य, इसकी शक्तियाँ हम पढ़ेंगे। फिर है जिला न्यायालय, इन सभी की जो है जो संरचना है, इनकी शक्तियाँ, इनका जो क्षेत्र अधिकार है। तो इसमें 3 आपके क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है मैं कराया दे रहा हूँ। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो भी लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो चलेगा, यहाँ से हम बारीकी से समझेंगे इसको। सबसे पहले न्यायपालिका क्या है इसको समझ लीजिएगा। अब न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों की जो है व्याख्या करती है। न्यायपालिका क्या है? कानून जो ये है ये कानूनों की व्याख्या करता है और सरकार का ही एक जो है मूलभूत अंग है। विवादों का समाधान भी करती है, मतलब जो भी विवाद होते हैं, ठीक है, उनका जो है समाधान भी ये करती है। और नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा भी जो है न्यायपालिका करती है। यह जो है अन्य 2 अंगों विधायिका और जो है कार्यपालिका से जो है स्वतंत्र होती है और संविधान को बनाए रखने के लिए उनके कार्यों पर निगरानी रखती है। और भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम जिला न्यायालय भी कहते हैं, तो इसमें जो है शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके कार्यों के बारे में समझ लीजिएगा। न्यायपालिका के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि कानूनों की जो है व्याख्या करना। तो जब जो है कानूनों को लेकर कोई भी विवाद होता है, चाहे कोई भी विवाद हो कानून को लेकर, तो न्यायपालिका जो है उसकी सही से जो है व्याख्या करती है। फिर इसका अगला कार्य है विवादों का जो है समाधान करना, मतलब जो है या जो है विभिन्न पक्षों के जो विवाद होते हैं, कानूनी विवाद, उनको ये जो है सुलझाती है। और है मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा करना। तो न्यायपालिका जो होती है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं जो प्राप्त हैं संविधान के द्वारा, तो उनको जो है सुनिश्चित करती है और उनका उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा भी जो है करती है। फिर इसका अगला कार्य है अधिकारों की जो है रक्षा करना। तो यह जो है संविधान के संरक्षक के रूप में जो है कार्य करती है और विधायिका और कार्यपालिका के उन कार्यों को संवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। मतलब जो है ये अधिकारों की रक्षा भी करती है। जैसे कि आपकी जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, तो इन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं असंवैधानिक हैं, जो संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, तो जो न्यायपालिका होगी उनके जो यदि उनके जो कार्य उन्होंने जो है किए हैं, ठीक है, तो उन कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, तो ये थे न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको समझाया, इसके कार्य क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और भी आगे देखिएगा, इसकी संरचना देख लीजिएगा, भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय न्यायपालिका उसका जो है पदानुक्रमित प्रणाली क्या है। तो इसमें जो है इसकी 3 प्रणालियाँ, एक है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय या भारत के सबसे शीर्ष अदालत, मतलब जो है कोई भी केस होता है तो ये सबसे अंतिम आपकी अदालत होती है। ठीक है, आप जो है सबसे पहले जिला न्यायालय जाते हो, जिला न्यायालय के बाद हो सकता है आपका उच्च न्यायालय में केस हो सकता जाए, फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, मतलब प्रत्येक जो स्टेट होता है उसमें एक उच्च जो है न्यायालय होता है जो राज्य स्तर पर जो है न्याय की देखरेख करता है।
ये क्या करता है, जो जो राज्य स्तर पर जो न्याय होता है, ठीक है, स्तर का, उसकी जो है देख रेख ये करता है। अपने जो है कह सकते हो स्टेट में जितनी भी विवाद होते हैं उनका निपटाना, ठीक, उन विवादों को जो है समाप्त करना, उनका न्याय करना, ये जो है उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फिर है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम जिला जो है न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। जिला और उसके नीचे के स्तर के न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय जो है कहा जाता है। जिला न्यायालय जैसे कि हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में एक जो है जिला न्याय जो है न्यायालय जरूर होगा, ठीक है। चलिए फिर यह है यहाँ से किया जो है न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है, जो निष्पक्ष और समान न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम इन तीनों के बारे में, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम जिला न्यायालय भी कहते हैं, इन तीनों के बारे में अब हम विस्तृत से समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गठन, इसकी शक्तियाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं लॉन्ग में करा रहा हूँ। इसमें से हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन करके भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है संगठन बताइए, ठीक, इसके गठन की प्रक्रिया बताइए, या भी पूछ सकता है कि जो है न्यायाधीशों की जो है योग्यता क्या होती है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन कराए देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो है इसके गठन, इसके शक्तियों को वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो न्याय के सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब जो है न्याय का सर्वोच्च शिखर मतलब ये हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर बैठा है। पहले जो है जिला न्यायालय, फिर जो है कह सकते उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, वही अंतिम फैसला जो है सुनाती है, ठीक है। फिर है जो नई दिल्ली में जो स्थित है। भारत में संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एक कह सकते हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो मिले हुए हैं आपको, उसकी रक्षा करता है और जो है संविधान के रक्षक के रूप में भी जो है कार्य करता है। अब हम यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन है इसको हम समझेंगे। तो इसके जो है गठन की हम प्रक्रिया निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि न्यायाधीशों की संख्या। तो मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में एक जो है मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य जो है न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों के जो है वेतन, सेवा शर्त निश्चित करने का अधिकार संसद को जो है दिया गया था। संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। और जो है अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम जो कि 2008 के द्वारा इसकी व्यवस्था जो है की गई है। इस न्यायालय में एक मुख्य जो है न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश जो होंगे। वर्तमान समय में यही व्यवस्था है। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करेगा। मतलब जो है संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति करता है। अब मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। और भी लिखा हुआ है यदि जो है वह उचित समझता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेता है। अब इसकी जो है न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है न्यायाधीशों की, वो क्या होती है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित जो है योग्यता का होना आवश्यक होता है। जैसे कि वह जो है पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह जो है किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक जो है न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, तभी उसको जो है न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। फिर इसका अगला और भी योग्यता है, राष्ट्रपति की दृष्टि से वह जो है कानून का उच्च कोटि हो। मतलब जो है वह कानून का ज्ञाता हो, कानून के बारे में उसको पता हो। उच्च कोटि का मतलब होता है कि कानून उसको जो है उसको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके कार्यकाल यदि हम महाभियोग की बात करें तो साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक जो न्यायाधीश होता है उसकी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। मतलब जो है जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो वे जो है 65 वर्ष की उम्र तक उस पर जो है कह सकते हो आसीन रहते हैं, ठीक है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। मतलब जो है इस अवस्था से पहले वो जो है स्वयं दे सकता है त्यागपत्र, ठीक है। सिर्फ जो है
कदाचार अथवा असमर्थता की स्थिति में संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, असमर्थता है, ठीक है, इसके लिए कार्य के लिए नहीं बचा है, कोई उसको जो है कह सकते हो कोई दिक्कत है शरीर में, तो उस स्थिति में जो है न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसके यदि योग्य नहीं बचता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि तथा सदन के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा, मतलब 2/3, 3 में से जो है 2 वोट उसके द्वारा अयोग्य जो है करार देना आवश्यक होता है। मतलब जो है उसको तभी हटाया जा सकता है जब उसके विपक्ष में 2/3 वोट पड़े, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मतलब जो है जो महाभियोग की प्रक्रिया में जो न्यायाधीश होता है इसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, ठीक है। फिर है वेतन भत्ते और जो अन्य सुविधाएं। तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को 2.8 मतलब जो है 2,80,000 जो है मासिक मतलब महीने वेतन तथा जो है 45,000 रुपये जो है मासिक जो है सत्कार भत्ता जो है प्राप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 मतलब जो है 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन तथा 34,000 रुपये जो है मासिक सत्कार भत्ता जो है प्राप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को जो है स्टाफ कार व प्रतिमाह जो है 150 लीटर पेट्रोल की सुविधा भी प्राप्त होगी, ठीक है। और न्यायाधीश के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी जो है की गई है। पेंशन की अधिकतम सीमा मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है 16,80,000 रुपया वार्षिक मतलब जो है 1 साल की, और अन्य न्यायाधीश के लिए जो है 15 लाख वार्षिक है, और ग्रेच्युटी के लिए जो है 50,000 रुपये है। न्यायाधीश को वेतन व भत्ते सरकार की संचित निधि से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी जो वेतन भत्ते और अन्य इनकी सुविधाएं थी न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका क्षेत्र अधिकार क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसकी शक्तियों, इसके गठन, उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसका क्षेत्र अधिकार, इसकी शक्तियाँ देख लीजिएगा। इसके जो है 3 जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है 3 प्रकार के क्षेत्र अधिकार हैं। एक है मूल क्षेत्र अधिकार, और मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत हम राज्य और जो केंद्र होते हैं इनके बीच 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, इनकी सुनवाई करता है। फिर है अपीलीय जो है क्षेत्राधिकार, तो यह जो है उच्च न्यायालय और अन्य जो अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, ठीक है, उनके फैसलों के खिलाफ जो है अपील सुनता है। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, तो राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्य से संबंधित मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से राय जो है मांग सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है इस सलाह का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होता है किसी भी कानून या तथ्य से संबंधित जो मामला होता है किसी विवाद से लेकर, वो सर्वोच्च न्यायालय से राय जो है मांग सकता है। तो ये थे इसके क्षेत्र अधिकार। अब हम यहाँ से इसके जो मुख्य कार्य हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो इनकी शक्तियाँ हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो ये इसकी जो पहला कार्य है अंतिम जो है अपीलीय न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय इसको क्यों कहा गया है, देखो एक आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका न्याय होता है, ठीक है, न्यायालय होता है। फिर होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आपका जो होता है पूरे आपके स्टेट में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। कोई भी विवाद यदि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं उसका विवाद खत्म हुआ तो उच्च न्यायालय में भेजा जाता है, तो वहाँ पर उसका जो है विवाद खत्म होता है। जब वहाँ पर नहीं होता तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर है, मतलब जो है अंतिम ये न्यायालय है, इसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, इसीलिए इसको अंतिम न्यायालय कहा गया है। तो यह जो है भारत की सभी दीवानी और जो फौजदारी जो मामले हैं उसके लिए अपील की अंतिम अदालत होती है। अब जो है वहाँ पर अंतिम अदालत है, वहाँ पर कोई अपने मुद्दे से लेकर कोई अपील आप कर सकते हो। फिर है न्यायिक जो है समीक्षा, तो यह जो है कार्यपालिका और विधायिका के उन जो है कार्यों को रद्द कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के जो है विपरीत हो। मतलब जो है यह जो है कार्यपालिका और जो विधायिका है, इन्होंने जो ऐसे कार्य कुछ कर दिए हैं जो कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हैं, उसके विपरीत हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इन कार्यों को रद्द कर सकती है। फिर है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होती है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय से जो है रिट याचिका दायर करने का अधिकार होता है। फिर है संघ और राज्यों के बीच जो है विवाद, तो यह जो है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित विवादों का जो है निपटारा भी करता है। अब इसके संगठन और इसके न्यायाधीश को हम समझेंगे। तो न्यायाधीशों की संख्या, तो संविधान के अनुसार सर्वोच्च जो है न्यायालय में एक जो है मुख्य न्यायाधीश और कुछ जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं।
जिनकी अधिकतम संख्या संसद कानून द्वारा तय कर सकती है। फिर है न्यायिक पदानुक्रम। तो न्यायपालिका में सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, ठीक है, और सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से है भारत का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें क्या इसका प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में, उसको भी समझ लीजिएगा। तो संवैधानिक जो है प्रावधान की बात करें हम, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय जो 6 है, इसमें जो है संघीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके अधिकार, इसके क्षेत्र, इसकी शक्तियाँ, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनका वर्णन जो है आर्टिकल में किया गया है 125 से लेकर 147 तक। फिर इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के संघीय न्यायालय ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना जो है शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, हर एक बारीकी क्वेश्चनों को मैंने जो इसमें रखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उच्च न्यायालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उच्च न्यायालय जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय का जो है गठन, इसके क्षेत्र अधिकार का जो है वर्णन कीजिए। तो इसको भी हम लॉग में करवा देंगे, जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं ये भी हम समझेंगे। तो संविधान के जो अनुच्छेद है 214, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब जो है हमारा जो आर्टिकल है 224, इसमें कहा गया है प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। मतलब जो है संसद विधि के द्वारा देखा गया है, अब इसमें कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय एक स्टेट से हो सकता है, 2-3 स्टेट का भी हो सकता है वही उच्च न्यायालय। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे कि वर्तमान समय में जो पंजाब है, जो हरियाणा है, जो चंडीगढ़ है, इन तीनों के लिए एक ही जो है उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार महाराष्ट्र, गोवा और जो है दमन, दीव एवं जो है दादरा नगर हवेली तक जो है फैला हुआ है। मतलब जो है जो उच्च न्यायालय है एक स्टेट का तो होगा ही, हो सकता है 2-3 स्टेट का, उसके करीब वाले का भी जो है दायरा उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है। और असम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इस समय भारत में कुल 21 जो है उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में स्थित है। हमारा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। फिर इसके गठन की हम बात करें तो प्रत्येक जो है उच्च जो न्यायालय होता है, इसका गठन मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से जो है होगा। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण समय समय पर जो है राष्ट्रपति करेगा। मतलब जो है इसका गठन किसके द्वारा होता है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश से इनका जो है गठन होता है। और न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, इसका जो निर्धारण जो है समय समय पर कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है 58 जो है न्यायाधीश हैं। ठीक है। अब न्यायाधीश की योग्यता क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो अनुच्छेद जो है 217 में जो है न्यायाधीश के लिए निम्न योग्यताओं को जो है रखा गया है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो अधिकता रह चुका हो। उसकी जो आयु है, उसकी जो एज है 62 वर्ष से जो है कम हो। इसमें दिया हुआ कि कम ना हो, ये गलत है। उसकी जो आयु है 62 वर्ष से जो है कम हो। ठीक है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसको भी समझ लीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है करता है। मतलब जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। किसके माध्यम से? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, तो इनके परामर्श से इनका जो है कह सकते हो नियुक्ति करता है। और अन्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रायः वरिष्ठता के जो है सिद्धांत को अपनाता है। अब शपथ ग्रहण की इसमें हम बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदभार ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की जो है शपथ ग्रहण करनी होती है। हम इनके कार्यकाल की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है बने रह सकते हैं। ठीक है। इतने वर्ष तक जो है कार्य कर सकते हैं इसमें। और परंतु इसके जो है पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र जो है सौंप सकते हैं। मतलब जो इतने इनका जो है एक इनको एज दे दिया गया कि इतने वर्षों तक आप इस पर जो है कार्य कर सकते हो, उसके न्यायाधीश रह सकते हो। लेकिन यदि आपका मन पहले ही है रिटायर होने का,
तो आप जो है राष्ट्रपति को एक त्यागपत्र अपना दे सकते हो, इस्तीफा जो है दे सकते हो। फिर है, ठीक है, फिर इसमें दिया हो कि पद की जो है नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीश को समय से पूर्व केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, संसद में जो है चलाई जाती है। इसके लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया जो है आवश्यक होती है। मतलब जो है पदयुक्ति का मतलब होता है पद से इनको हटाना। तो इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो हटाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद में चलाई जाती है। इसमें इनको हटाने के लिए 2/3 बहुमत का होना जरूरी होता है, ठीक है। फिर है वेतन और भत्ते की हम बात करें तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये जो है, 2.5 लाख जो है, ठीक है, 2,50,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये जो है प्रतिमाह वेतन के रूप में जो है दिया जाता है। अब जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक और जो है आंतरिक संबंधी अधिकार। तो उच्च न्यायालय जो है, जो कि इसमें अपीलीय जो अधिकार है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी जो न्यायालय हैं इसके निर्णय और आदेशों के विरुद्ध जो है अपील सुनता है, ठीक है। और फिर इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो उच्च न्यायालय को राजस्व और राजस्व संग्रह के संबंध में एवं मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है प्राप्त है। यदि हम आंतरण संबंधी अधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय, ठीक है, किसी न्यायालय में लंबित विवाद जो है, ठीक है, उसको अपने पास मंगवा सकता है। और उसे यह भी जो है अधिकार है कि किसी जो लंबित मामले में जो न्यायालय को आदेश दे कि इसे जो है शीघ्र इसकी सुनवाई की जाए। मतलब जो है उच्च न्यायालय को इतना अधिकार है कि जो कोई लंबित जो विवाद है काफ़ी लंबे दिनों से चल रहा है तो उसको जो है अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। या फिर जो है उस विवाद में जो आपका लंबे दिनों से चल रहा है उसके लिए सुनवाई के लिए आदेश भी दे सकता है कि इसकी शीघ्र सुनवाई की जाए, इसको समाप्त किया जाए। फिर है लेख जारी करने का अधिकार। तो यदि जो है नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छ लेख जारी कर सकता है। अधीक्षण अधिकार की हम बात करें, क्षेत्र अधिकार की, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति है, जिनके प्रयोग से वह जो है ऐसे न्यायालय अधिकारकों से जो है विवरण मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, ठीक है। कोई विवाद है तो किसी भी न्यायालय से जो है, जो कि स्टेट के अंतर्गत जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो न्यायालय, उनसे जो है कोई भी जो है विवरण जो है मांग सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय क्या है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उनके नीचे होता है स्टेट लेवल जो है, जो राज्य, जो कि राज्य में जो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उच्च न्यायालय होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो न्यायालय होता है, ठीक है, उससे बड़ा होता है, जिसका सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण होता है। तो जितने भी स्टेट में न्यायालय होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं, तो उस पर इसका जो है अधिकार होता है, ठीक है, नियंत्रण रहता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि जिला न्यायालय क्या है। फिर आपका है जिला न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार पर जो है प्रकाश डालिए। तो जिला जो न्यायालय होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में सभी में जो है जिला न्यायालय होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो देश के सभी नागरिकों को आसानी से न्याय मिल सके, ठीक है, क्योंकि यदि उच्च न्यायालय होगा तो एक उच्च न्यायालय पूरे स्टेट का होगा तो इतनी दूर कहाँ लोग जा पाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक न्यायालय बना दिया जिसको हम जिला न्यायालय कहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जिले में एक जो है जिला न्यायालय का गठन किया गया है। ये न्यायालय जो है एक जिला या जो है कई जिले के लोगों के लिए जो है जनसंख्या मुकदमे की संख्या के आधार पर जो है होते हैं। जिला न्यायालय उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधीन जो है कार्य करते हैं। इस जो है न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जो है चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण जो है बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ठीक है। इसमें कहा गया आर्टिकल आपके 21 में। फिर है जिला न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसको समझ लीजिएगा। तो प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जो है जिला न्यायाधीश और आवश्यकता अनुसार तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्धारण राज्य का उच्च न्यायालय मुकदमों की संख्या और उस जिले की संख्या के आधार पर जो है किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 233 से लेकर 236 तक जिला न्यायालय का प्रावधान जो है किया गया है।
उच्चतम और जो है उच्च न्यायालय की तरह जिला न्यायालय को भी जो है सभी कार्यपालिका से स्वतंत्र जो है रखा गया है। ठीक है, इसके कुछ हम बिंदुओं को समझेंगे, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण और जो है पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श जो है की जाती है। जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम कहते हैं, इस पर जो है उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है। जो जिला न्यायालय होता है इस पर किसका कंट्रोल रहता है? उच्च न्यायालय का, जो कि स्टेट लेवल का आपका जो न्यायालय होता है। फिर है जिला के सभी जो है न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार उच्च न्यायालय को ही है। मतलब जो है जिले के सभी जो न्यायाधीश होते हैं उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय को ही होता है। तो अधीनस्थ जिला न्यायालय में एक मुख्य अथवा आवश्यकता पड़ने पर फिर आवश्यकता के अनुसार अन्य न्यायाधीश भी जो होते हैं। राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करता है और सामान्यतः राज्यपाल राज्य के न्यायिक सेवा के पद अधिकारियों में से वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करता है। लेकिन जिला न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश है उसको कम से कम 7 वर्ष न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए। तो उसकी जो योग्यता है उसको अनुभव होना चाहिए 7 वर्षों का। और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को भी जो है जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर सकता है जो किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर जो है कार्य किया हो। जिला न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की उम्र तक जो है कार्य कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो है अवकाश जो है ग्रहण कर लेंगे। फिर इसमें अगला बिंदु दिया कि जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की पदोन्नति, स्थानांतरण एवं उनकी छुट्टी की स्वीकृति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस संबंध में नियम एवं कानून उच्च न्यायालय द्वारा ही जो है बनाए जाते हैं। जितने भी आपके क्योंकि न्यायालय होते हैं जिला लेवल के, तो उनके जितने भी कानून होते हैं, चाहे छुट्टी से लेकर कोई भी प्रावधान हो, तो उच्च न्यायालय की ही देख रेख में किया जाता है, वही आदेश देता है। फिर इसका अगला बिंदु है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पद के अंतर्गत न्यायाधीश, न्यायिक सिविल और जो है अपर जिला न्यायाधीश और सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य जो प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट हैं और अपर मुख्य जो मजिस्ट्रेट हैं और सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, ये सब जो है आते हैं इसमें। तो जिला न्याय के न्यायाधीश को भी सभी जो है वेतन भत्ते मिलते हैं, जिसे शासन विधि के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। जितने इनके निर्धारित जो उनकी जो है सैलरी होती है उसको दी जाती है, जो भत्ते होते हैं। अब हम यहाँ से जिला न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है इसको हम समझेंगे। तो प्रत्येक जिले में प्राय एक जो है जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिससे जिले के जो नागरिक हैं उनके जो त्वरित और जो सुगम जो न्याय है उनको मिल सके किसी भी विवाद को लेकर। और जिला न्यायालय जो है राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन जो है कार्य करता है। मतलब जो जिला न्यायालय होता है ये उच्च न्यायालय के अधीन ही कार्य करता है, उसी के कंट्रोल में कार्य करता है। जिला न्यायालय को दीवानी या फौजदारी दो के उनको जो है अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जिला न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है दीवानी जो क्षेत्र अधिकार, ठीक है, दीवानी क्षेत्र अधिकार को 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है भूमि संबंधी विवाद। ठीक है, भूमि संबंधी विवाद क्या है? जैसे कि भूमि संबंधी विवाद की सुनवाई जो है दीवानी न्यायालय में होती है। जिले का दीवानी न्यायालय गैर कानूनी तरीके से जमीन के क्रय विक्रय को अवैध जो है घोषित कर सकता है। मतलब जो है गैर कानून से किसी जमीन को बेचा गया है, खरीदा गया, तो उसको ये अवैध घोषित कर सकता है। जमीन पर किसका हक बनता है, ठीक है, इसका जो है गैर कानूनी उत्तराधिकारी कौन है, इसका निर्धारण जो है इस न्यायालय द्वारा होता है। जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, जो मालिक होगा वही उसका जो है विक्रय कर सकता है, वही उसका हकदार होता है, इसमें कहा गया है। फिर इसी में दूसरा जो इसका भाग है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया था। फिर है इसमें पारिवारिक विवाद। तो पारिवारिक विवाद को जो है सुनवाई इसी न्यायालय में होती है, या जो है जिला न्यायालय का मुख्य अंग होता है। जैसे कि जो है तलाक हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं, ठीक है, इनकी सुनवाई भी जो है इसी मंत्रालय में होती है। हमारे एक समाजशास्त्री हैं, बहुत ही अच्छे समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं, प्रोफेसर क्षमा शर्मा जी हैं, इनका कहना है कि महिलाएं भी जो है पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। मतलब जो है पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। आपने देखा होगा इस बार ड्रम वाले कितने भी केस हुए हैं, कितनी जो है महिलाओं ने अपने पतियों को मारा है। तो अब जो दौर आया है, महिलाएं भी जो है पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। तो प्रोफेसर जो कि क्षमा शर्मा, इनका कहना है कि जिस प्रकार महिलाओं के लिए जो है पारिवारिक जो विवाद हैं उनके लिए न्यायालय बना हुआ है, वे जाती हैं, उनको न्याय मिलता है, ठीक उसी प्रकार
पुरुष भी जो है न्यायालय जाएंगे, उनके लिए भी जो है उतना ही प्रावधान है, उनको भी न्याय मिलेगा। ठीक है, तो जो है महिलाएं भी पुरुषों को जो है प्रताड़ित कर रही हैं जिला न्यायालय में, इसीलिए अब महिलाओं की तरह पुरुष भी घरेलू समस्याओं के लेकर जो है जा रहे हैं। महिलाओं की तरह पुरुष भी जो है घरेलू समस्याओं के लेकर कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, और न्यायालय जो है, जो न्यायपालिका है, पुरुषों की सुरक्षा उसी तरह ध्यान में रखती है जैसे कि महिलाओं पर जो है ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक है फौजदारी क्षेत्राधिकार। तो नागरिक के बीच में जो मारपीट होती है, जो मारकाट होती है, जो हत्या होती है, जो डकैती होती है, जो अपहरण होती है, किडनैपिंग होती है आदि की सुनवाई जिले का फौजदारी न्यायालय जो है करता है। इसकी सुनवाई कौन करता है? फौजदारी न्यायालय करता है। ऐसे गंभीर मामले के अपराधी को या जो है न्यायालय सजा इसीलिए देता है कि वादी को उचित न्याय मिले, मतलब जो जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है उसको उचित न्याय मिल सके, जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और पुनः कोई ऐसा अपराध करने का साहस न करे। और जिला न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध किए जाने के बाद वह व्यक्ति उच्च न्यायालय की शरण में जो है जा सकता है। अपराधी पर अंकुश लगने पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में न्यायालय की अहम भूमिका मानी जाती है। हत्यारे, बाहुबली, डकैत, माफियाओं के विरुद्ध कोई भी जो है नागरिक पराया गवाही देने से डरता है, लेकिन न्यायाधीश पर उसका जो है कोई भी असर नहीं पड़ता है। वे ईमानदारी और निष्पक्ष के साथ अपना जो है निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, फिर है कि जिला न्यायालय पर राज्य के उच्च न्यायालय का जो है पूर्ण नियंत्रण होता है। जो जिला न्यायालय होता है, ठीक है, जिसमें इस सारे केस जाते हैं, तो इसका जो कंट्रोल रहता है इसके ऊपर वो रहता है उच्च न्यायालय का, जो कि स्टेट लेवल का आपका न्यायालय होता है। तो यदि किसी मुकदमे का जो है लंबे समय तक निस्तापन नहीं हो पाता है, ठीक है, आपके जिला लेवल पर, तो उच्च न्यायालय संबंधी जो जिला न्यायालय है या कोर्ट को उसे जो मुकदमा का अतिशीघ्र निस्तापन करने का आदेश दे सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी मुकदमे से संबंधित किसी भी फाइल को अपने पास भी मंगवा सकता है या फिर अधीनस्थ कार्यालय को कोई भी आदेश दे सकता है। किसी भी मुकदमे का स्थानांतरण वह जो है किसी भी न्यायालय में जो है कर सकता है। अतः प्रत्येक जिला न्यायालय अपने राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण ही जो है कार्य करता है। मतलब जो है जो आपका जिला न्यायालय होता है, कुछ ऐसे केस होते हैं जो कि नहीं इसका निपटारा हो पाता है, तो उच्च न्यायालय जो होता है उस केस को, ठीक है, सुनवाई के लिए उसमें कार्यवाही के लिए आदेश दे सकता है, फिर उसको जो है अपने पास या फिर किसी दूसरे जो है कह सकते हो न्यायालय में उसको जो है भेज सकता है, ठीक, स्थानांतरित कर सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। ये जो है शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चन जो है बनता है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके तहत या फिर जिसके द्वारा जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है और विधायिकी के द्वारा पारित कानूनों या किए गए कार्यों को वैधानिक की जो है जांच करती है। मतलब जो है न्याय पुनर्लोकन मतलब यह होता है जो आपके न्यायपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होता है, तो इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इनके वैधानिक की जांच करती है। यदि इनके द्वारा जो बनाए गए जो कानून है यदि सही नहीं है, ठीक है, तो उनको जो है खारिज भी कर सकता है पुनर्लोकन। ये चीज इसमें दिया हुआ है, यदि कोई भी कानून या कार्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, मतलब कोई ऐसा कानून इन्होंने जो है ला दिया है या फिर ऐसा कार्य कर दिया जो संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है, उल्लंघन करता हो पाया जाता है, तो जो न्यायपालिका है उसे असंवैधानिक या फिर अमान्य जो है घोषित कर सकता है। उसको जो है असंवैधानिक या अमान्य उसको घोषित कर सकता है। या न्यायपालिका के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो संविधान की सुरक्षा को बनाए रखने और नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये कैसे कार्य करता है इसको भी समझ लीजिएगा। संविधान के अनुरूपता की जांच, तो जब कोई विधायिका कोई जो है कानून बनाती है तो कार्यपालिका कोई आदेश जारी जब करता है तो न्यायपालिका यह देखती है कि वह जो कानून है या फिर जो आदेश है भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उनके सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। उसकी पहले जांच करता है, यदि उल्लंघन करेगा तो उसको कह सकते हो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है, फिर उसको जो है बंद कर सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर है असंवैधानिक घोषित करना, तो यदि न्यायपालिका को लगता है कि कोई कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध है तो उसे जो है रद्द किया जा सकता है या फिर उसे जो है वैध, उसको जो है अवैध और जो है शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कानून घोषित हो गया जो संविधान के विरुद्ध हो तो उसको जो है अवैध घोषित किया जा सकता है या फिर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसके महत्व की हम बात करें तो संविधान के जो है सुरक्षितता, तो यह जो है सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो कानून है
संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा, तो यह जो है न्यायपालिका को नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने की शक्ति देता है, पावर देता है। फिर है नियंत्रण और जो है संतुलन, तो यह जो है सरकार की अन्य जो शाखाएं हैं जैसे कि कार्यपालिका, जो विधायिका, इनके शक्तियों को सीमित रखता है और सरकार के भीतर नियंत्रण और संतुलन का एक महत्वपूर्ण एक तत्व भी है ये। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है उच्च न्यायालय होता है, फिर उसके बाद जो है जिला न्यायालय होता है। तो इस शक्ति का उपयोग करते हैं खासकर संविधान के अनुच्छेद जो कि 13 और 226 के तहत, जो उन्हें विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक को जो है समीक्षा करने की शक्ति देती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है, इतना ही। तो इतनी हमारी आज की क्लास थी जो कि यूनिट आपकी 7 था। इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला लेवल पर जो न्यायालय होता है इसको मैंने चेक कराया है। इसमें से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा और भी लॉन्ग में फंसेगा। इसकी लास्ट की जो यूनिट है बहुत ही शीघ्र हमारी आएगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।